हाँ जी। आवाज ऐसे कैसे आ रही है? अब ठीक है क्या आवाज? फटाफट से बताइए देखें। वॉइस, अच्छा नो वॉइस। अब बताइए देखें। हाँ जी भाई, एक बार फिर बोल देता हूँ। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। हाँ जी, तो हालचाल बढ़िया होंगे, घर पर बैठे बैठे आनंद में होंगे, है ना? हाँ जी, बोले सर काहे के आनंद में है? बोले सर हम तो बोले और एग्जाम आ गए, पढ़ाई वढ़ाई करें, काहे के आनंद में? हाँ, चलिए कोई बात नहीं, तो पढ़ाई करने के लिए तो अपन आए हैं। चैप्टर चल रहा था हस्तकला का, उसको आगे बढ़ाते हैं। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट अपन पढ़ रहे थे उसके बारे में। एक और पार्ट अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे बुनाई। किसके बारे में बात करेंगे? बुनाई कला के बारे में बात करेंगे। तो सभी का ध्यान इधर आ जाना चाहिए भैया बाप। इधर देखना आप लोग। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपके और बुनाई कला के बारे में, तो बुनाई कला के बारे में आप लोग देखिएगा। आज जो अपने पास में पार्ट आता है वो आपके बुनाई कला वाला पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जो अपने पास में यहाँ पर पॉइंट है, ये आपके कौन सा पॉइंट है भाई? बुनाई कला वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो इधर देखिएगा आप लोग, बुनाई कला के अंदर अपने को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। एक मिनट, एक छोटा सा कॉल आ गया, वो पिक। जो रखना था वो सवा सात, सवा सात तक क्लास हो गई है ना? आ जाओ, आप तो घर आ जाओ, घर से ले लो। ठीक है ना? हाँ, बताइए। वो 10,000 हो गया आज? 10,000 हो गए आज भी? यही आंकड़ा रखना है, 10 10 10 10 अभी को। फिर बढ़ा देंगे बीच में, 50 50 तक देखते हैं। यूट्यूब शुरू कर दी, 50 50 तक देखते हैं अभी क्लास में। आज ही बोले निकलेंगे, फिर कल बोले पहुंचेंगे, कल वहां रुकेंगे आराम से रखेंगे। हाँ, मैं तो नहीं जा रहा। मैं फिर क्या है, मैं जाऊंगा ना तब तक कल का दिन खराब, और फिर वो आगे का पूरा वीक ही खराब हो जाएगा, सो नहीं पाएंगे, रेस्ट नहीं ले पाएंगे। फिर 13 13 घंटे क्लास हो गई, रेस्ट जरूरी है। ठीक है, आ जाना आप, ना क्लास ही चल रही है। हेलो। हाँ जी, चलिए चलिए चलिए। हाँ जी, अब ठीक है भाई। चलिए साहब, अब ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना? कोई बात नहीं, चलो चलता है ये तो। हाँ, हाँ जी। तो देखो आप लोग यहाँ पर, अब बुनाई कला के बारे में अपन बात करते हैं। और बुनाई कला के अंदर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर समझना बुनाई कला के बारे में, एक एक बात को ध्यान से समझना अच्छे से। चलिए साहब, हाँ सर क्लास। हाँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, आपने सुन लिया ना? हाँ। हाँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ। हाँ, वो बीकानेर क्या है, कोई शादी वादी में जाना था। तो शादी में भाई मैं तो नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो पूरा वीक अगला खराब हो जाता है। फिर रेस्ट करना जरूरी है, 13 13 घंटे क्लास चल रही है अभी तो, वैसे ही। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो इसलिए मैंने फिर आप लोग कहोगे आप कभी कभी आते हो, कभी कभी नहीं आते हो, तो मैंने फिर कैंसिल ही कर दिया जाना। ठीक है, चलिए डन, अपन बात करते हैं भैया, बातचीत बंद। तो देखो बुनाई कला के अंदर बात करते हैं, तो बुनाई कला में जैसे अपने पास में कपड़ों को बुनाई करके जैसे अपन क्या बना लेते हैं। एक तो आपके आ जाता है दरी बनाना। बोलो क्या आ जाएगा आपके? तो एक तो आपके दरी बनाना आ जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, दरी बनाना के बाद में देखो, दरी से ही एक अपने क्या बनेंगे भैया? गलीचे। दरी के बाद में ही एक अपने क्या आ जाता है? दरी का ही संशोधित रूप होता है आपके गलीचे बनाना। तो देखो आप लोग यहाँ पर, दोनों में अंतर होता है ना भाई आपके। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि दोनों में आपके क्या हो जाता है, तो दोनों में आपके अंतर होता है ना। जैसे देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपके क्या आ जाएगा। जैसे अगर अपन दरी के बारे में बात करते हैं, तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर क्या है? स्कूलों में अपन बैठा भी करते थे रे। आई बात समझ में? स्कूलों के अंदर अपन बैठा भी करते थे। तो ये अपने पास में क्या आ जाती है भैया? तो ये अपने पास में आपके यहाँ पर और दरी आ जाती है, ध्यान रखना। जबकि अगर मैं गलीचे के बारे में बात करता हूँ ना, कि गलीचे आपके कैसे होते हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना? कि गलीचा आपके किस टाइप का होता है। तो वैसे तो मतलब मैं यूँ कहूँ कि गलीचा दरी का संशोधित रूप ही होता है, स्टैंडर्ड होता है दरी गलीचा थोड़ा उनसे। ठीक है ना? तो ये अपन ध्यान रख लेना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो ये अपने पास में क्या आ जाता है? ये अपने पास में गलीचा आ जाएगा भैया। तो ये ध्यान रखना, एक मैंने आपको बता दिया दरी, और एक अपने पास में क्या आ जाएगा? गलीचा। तो दोनों में अंतर आप लोग समझ ही गए होंगे वैसे तो, जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ।
कि भैया दरी और गलीचे में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, आप लोगों को पता लग ही गया होगा वैसे तो। हाँ, कोई बढ़िया सा गलीचा देख रहा हूँ रे मैं, कोई बढ़िया सा गलीचा मिल जाए तुम्हारे लिए, जोरदार सा। ठीक है, बताओ कोई पसंद का गलीचा तुम्हारा। हाँ, ये तुम्हारे पसंद का गलीचा आ जाएगा भैया। तो ये लीजिए भाई, एक तो अपने क्या आ जाता है भैया, दरी आ जाती है, एक अपने पास में क्या आ जाएगा, गलीचा आ जाएगा। इन दोनों के बारे में अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये लो साहब, ये अपने पास में क्या आ गई भाई, ये अपने पास में दरी आ जाती है, जिसको आप लोग बोलते हो ना, ये तो अपने पास में दरी। स्कूलों में खूब बैठे हैं अपन दरी के ऊपर, ये ध्यान रखना। वहीं पर दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं तो दूसरी तरफ अपने पास में क्या आ जाएगा, तो दूसरी तरफ अपने पास में आ जाता है गलीचा। क्या आ जाता है दूसरे दूसरे नंबर पर, ये लो साहब, ये अपने पास में गलीचा आ गया भाई। तो ये दरी और गलीचा दोनों में आप लोग समझना कि अंतर क्या होता है, सबसे पहली बात। ठीक है, हाँ बिल्कुल, उसका मॉडर्न होता है, ये ध्यान रखना। इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बेस्ट राइटर बुक किसकी है भाई, अलग अलग है, देवेंद्र, हाँ वो क्या नाम से आपके एक बुक आती है जिसका नाम है आपके पटनायक, देवदत्त पटनायक साहब की भी बुक आती है एक तो इंडियन कल्चर में, और आप लोग जैसे बात करते हैं तो सिंगानिया वाली बुक भी आप लोग इसके अंदर प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए खैर, वो तो बातचीत होती रहेगी। तो दरी बनाने के अंदर देखो आप लोग, दरी बनाने के अंदर अपने क्या क्या फेमस है भैया, दरी बनाने में जयपुर तो टॉप पर है ही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जयपुर के साथ में एक आपके टॉप पर आ जाता है अजमेर। जयपुर और अजमेर का नाम तो लेना ही लेना है दरी बनाने के अंदर। आई बात समझ में, दरी बनाने के अंदर आपके जयपुर और अजमेर तो आएगा ही आएगा, ये तो आप विशेष कर ध्यान रखना। इसके अलावा एक एग्जाम के अंदर आपके पूछा गया था टाकला नागौर, ठीक है ना, एक एग्जाम के अंदर आपके क्या पूछा गया था, टाकला नागौर। तो ये नागौर के अंदर जो आपके टाकला जगह है वो भी आपके दरी बनाने के लिए फेमस है। दरी आप समझ ही गए होंगे कि दरी किस टाइप की होती है, और ये ध्यान रखना। इसके अलावा आपके सालावास जोधपुर में आप लोग चले जाइए, तो सालावास जोधपुर भी आपके इसके लिए बड़ा फेमस है दरी बनाने के लिए। इसके अलावा भी देखो आप लोग, अपने दौसा में भी एक जगह पड़ती है लवाण, तो ये ध्यान रखना, लवाण दौसा भी आपके दरी बनाने के लिए फेमस है। और प्रेजेंट में एक नाम जो आपके चल रहा है वो आपके टोंक का नाम भी इसके अंदर लिया जा रहा है। तो ये जितने भी मैंने आपके स्थान लिखे हैं ना, ये सब आपके किसके लिए फेमस है भैया, ये आपके दरी बनाने के लिए फेमस हो जाते हैं। समझ गए मेरी बात को। जयपुर और अजमेर तो दरी और गलीचे के अंदर दोनों में आता है, जयपुर और अजमेर तो दरी और गलीचे में दोनों में आता है। तो जयपुर अजमेर दरी बनाना, टाकला नागौर हो जाएगा, सालावास जोधपुर हो जाएगा, लवाण दौसा हो जाएगा, और आपके टोंक हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इधर अगर गलीचे बनाने के बारे में मैं बात करता हूं तो गलीचे बनाने में आपके जयपुर, और जयपुर के अलावा आपके क्या आ जाता है, मैंने बोला ना जयपुर और अजमेर तो फेमस है ही है, गलीचे बनाने में भी आपके जयपुर और अजमेर फेमस हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक आपके बीकानेर भी फेमस है, एक आपके बीकानेर भी फेमस है। ऐसा कहते हैं कि जयपुर और बीकानेर की जो जेल है उसके अंदर आपके क्या बनाए जाते हैं, गलीचे बनाए जाते हैं। ध्यान रखना भाई, कैदियों से अपन कुछ काम करवाते हैं ना, तो जयपुर और बीकानेर की जेल के अंदर आपके पहली बात तो गलीचे बनाए जाते हैं। आई बात समझ में, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर यहां पर गलीचे को लेकर के मैं प्रश्नों के बारे में बात करूं ना, कि गलीचे को लेकर क्या प्रश्न बनता है, एक तो आप लोग यहां पर सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है वो आपको मैं यहां पर बता देता हूं, कि अपने आमेर के राजा थे मानसिंह फर्स्ट, आमेर के जो शासक थे जिनका नाम था मानसिंह फर्स्ट, आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट, मतलब वही मुगल काल की बात हो गई, ठीक है ना। आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट के काल में गलीचा निर्माण की पहल हुई। मतलब मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले आपके जो गलीचा निर्माण का काम था वो आपके किसके काल में हुआ था, तो आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट के काल में सबसे पहले आपके गलीचा निर्माण की पहल हुई थी। एक बात तो आप ये ध्यान रख लेना। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूं, अगर आपको फारसी या वियना पद्धति के गलीचे खरीदने हैं तो वो आपके बीकानेर के फेमस हैं, ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना। मैंने यहाँ पर क्या बोला आपके, कि फारसी एवं वियना पद्धति के गलीचे आपके कहाँ बनाए जाते हैं, तो बीकानेर। आई बात समझ में, तो बीकानेर के कौन से गलीचे फेमस हैं, फारसी एवं वियना पद्धति के गलीचे।
तो ये गलीचे की बात भी यहाँ पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फारसी एवं वियना पद्धति के गलीचे आपके बीकानेर के फेमस हैं, तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखना। ये आप गलीचा देख पा रहे होंगे यहाँ पर, गलीचा थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है और दरी थोड़ा सा उसका लोअर में कैटेगरी कह सकता हूँ। हम स्कूलों में इन पर खूब बैठे हैं तो अपने को पता होना चाहिए। तो ये बुनाई कला के अंदर दरी और गलीचा आपके आ जाता है। इसके बाद में देखो आप लोग, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो अपने पास में नाम आता है नमदे। नमदे के बाद में ध्यान देना पाव रजाई, ये सब अपने कपड़ों के अंदर आएंगे भैया। पाव रजाई आ जाएगा। एक ऊनी कंबल आती है जिसका नाम है आपके लोई, ऊनी कंबल जिसका नाम क्या आ जाएगा आपके लोई आ जाएगी। लोई के अलावा अगर मैं बात करता हूं तो एक आपके मलमल आ जाएगी, ध्यान रखना। मलमल के अलावा आपके अगर मैं बात करता हूं तो एक आपके क्या आ जाएगा, पेच वर्क आ जाएगा, ध्यान रखना। क्या आ जाएगा आपके, पेच वर्क आ जाएगा, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। पेच वर्क के बाद में अगर मैं बात करूं तो आपके एक नाम आता है मिरर वर्क। कौन सा आ जाएगा भाई, तो एक आपके मिरर वर्क भी इसके अंदर बड़ा फेमस नाम आता है, ठीक है ना। मिरर वर्क के अलावा एक अगर मैं बात करता हूं तो ओढ़ने के काम आते हैं अपने खेसले। क्या काम आ जाएंगे भैया, एक अपने ओढ़ने के काम आते हैं जिनको अपन बोलते हैं खेसले। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखना भैया। हाँ चलिए साहब, एक एक चीज पर थोड़ा नजर रखना। इनमें तो केवल ये याद रख लेना फेमस कहाँ के हैं, तो भैया नमदे आपके टोंक के फेमस है। नमदे कहाँ के फेमस है, टोंक। पाव रजाई कहाँ की फेमस है, जयपुर। जयपुर की पाव रजाई बड़ी फेमस है। लोई जिसको अपन ऊनी कंबल बोलते हैं, ये आपके कहाँ की फेमस है, तो ये आपके नापासर। और नापासर बोले तो बीकानेर। नापासर बीकानेर की लोई बड़ी फेमस है, ध्यान रखना। लोई मैंने आपको बता दिया एक तरीके से क्या हो जाएगी, ऊनी कंबल जिसको अपन बोलते हैं वो आपके लोई हो जाती है, ठीक है ना। मलमल, मलमल एक पतला सा कपड़ा होता है जो आपके कहाँ का फेमस है, मथानिया जोधपुर का फेमस है मलमल, ठीक है ना। मथानिया जोधपुर का आपके मलमल बड़ा फेमस है। ऐसे ही देखो पेच वर्क के लिए आपके शेखावाटी बड़ा फेमस है, अभी मैं बता भी दूंगा इनके बारे में। पेच वर्क के लिए शेखावाटी बड़ा फेमस है। मिरर वर्क के लिए, मिरर वर्क के लिए आपके क्या हो जाएगा, मिरर वर्क के लिए जैसलमेर का नाम मुख्यतः लिया जाता है। कि आपसे कल को पूछे मिरर वर्क कहाँ का फेमस है, जैसलमेर का फेमस है। खेसले आपके दो जगह के फेमस है, लेटा जालोर। थोड़ी सर्दी पड़ना स्टार्ट हुई है तो उस समय अपने खेसले ओढ़े जाते हैं, लेटा जालोर। और लेटा जालोर के अलावा मेड़ता नागौर के भी फेमस है आपके ये, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा याद रख लेना कि भाई कौन सी चीज अपने कहाँ की फेमस है। जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पर नमदे कहाँ के फेमस हैं, नमदे के अलावा फिर अपने पास में आ जाती है पाव रजाई। पाव रजाई कहाँ की फेमस है, ठीक है ना। फिर लोई, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, आप लोग जानते ही होंगे वैसे नमदे के बारे में, ठीक है ना। नमदे क्या होते हैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। नमदे जो कि अपने टोंक के फेमस है, ठीक है ना, ये अपने नमदे होते हैं। इस नमदे के अंदर मैं एक बढ़िया सी चीज आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या बनाया जाता है। तो नमदे से विशेषकर अपन लोग बनाते हैं ये पायदान, टेडी बियर वगैरह, इन चीजों का निर्माण हम विशेषकर करते हैं। बैठने का आसन वगैरह बना लेते हैं भैया नमदे से, ठीक है ना। ये आप लोग जानते ही होंगे। एक आपको पता होना चाहिए कि पाव रजाई बिल्कुल पतली सी रजाई होती है, ठीक है ना। पाव रजाई बिल्कुल पतली सी रजाई होती है। ये अपन देखते हैं तो ये अपने पास में क्या आ जाती है भैया, तो ये अपने पास में एक पाव रजाई आ जाएगी भाई, ठीक है ना। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पाव रजाई के बाद में देखो आप लोग, मैं एक आपको बता देता हूँ यहाँ पर पेच वर्क। पेच वर्क जो कि कपड़ों पर होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड, बिल्कुल अपने को मिल ही गया रे। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, पेच वर्क हो जाता है। बहुत शानदार कपड़ा रहता है, मतलब शानदार तो क्या, बचपन में विशेषकर अपन देखें तो बचपन में विशेषकर अपन इसको काम में लेते हैं पेच वर्क को। अभी बताता हूँ आपको और आप खुद ही कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये पेच वर्क का ही उदाहरण होता है। बोले सर अब तो ये पेच वर्क भी बड़ा फेमस हो गया भैया, नहीं तो पहले के टाइम पर तो अपन इसको यूं मानते थे कि बोले सर ये क्या ही बोले। हाँ जी, ऐसे ही ध्यान रखना। एक आपके मैंने बताया लोई, जो जो चीज अपने को साफ साफ दिख जाएगी वो तो अपन बता देंगे। लोई कंबल है ना, अब लोई कंबल तो मुश्किल ही मिलेगा वैसे तो। हाँ नहीं है भैया, लोई अपने को नहीं मिलेगी रे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। हाँ खेसले जरूर अपन को मिल जाएगा, खेसले। खेसले लेटा जालोर, हाँ आप खुद ही पहचान जाओगे, हाँ सर बिल्कुल पहचान गए हम लोग खेसले क्या होते हैं।
ये अपने पास में खींच ले आ जाएंगे। ऐसे ही ध्यान रखना। एक मिरर वर्क अपन और ले लेते हैं यहाँ पर, मिरर वर्क लहंगा लेता हूं तुम्हारे लिए मिरर वर्क का। हाँ, हाँ जी। अगर मिरर वर्क के बारे में बात करते हैं तो मिरर वर्क आप लोग देखिएगा यहाँ पर कि मिरर वर्क आपके किस टाइप का होता है। चलिए, तो यहाँ पर मैं सारी चीजें आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले अपन जो यहाँ पर बात कर रहे थे वो नमदे के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई नमदे अपने पास में कैसे होते हैं। तो वो आप लोग देख लीजिएगा कि अगर नमदे के बारे में बात करते हैं तो नमदे अपने इस प्रकार के होते हैं। ये लीजिए साहब, ये नमदे वाला प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है अपने पास में, नमदे। अब देखो नमदे होते क्या है सर, आपने जो इनके बीच में गैप बना लिया, हम क्या करें, आपको तो चित्र आपको थोड़ी बनाने हैं, पेंटिंग आपको थोड़ी करनी है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। जैसे ये पायदान है, ये बैठने का पायदान हो गया ना, इसका आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना सर जी, लोई और खेसले तो घर में यूज होते हैं मोस्टली। हाँ, फिर भी बता रहा हूँ, ये पायदान है। आजकल टेडी बियर, अपन ये नहीं जाते शादी ब्याह में जाते हैं, वो ग्रीन कलर की मैट बिछी रहती है, रेड कलर की मैट बिछी रहती है, वो कहीं ना कहीं आपके खेसले का ही उदाहरण होता है। ये तो आपके खेसले हो जाते हैं। अगर पाव रजाई के बारे में बात करें तो वो भी आप लोग देखिएगा कि पाव रजाई आपके येलो साहब, ये अपने क्या आ जाती है भाई, तो ये अपने पाव रजाई आ जाएगी भैया। समझ गए बात को कि ये कौन सी रजाई आ गई अपने, तो ये अपने पाव रजाई वाला आ जाता है भैया। तो ये लो साहब, ये आपके पाव रजाई हो गई। पतली सी रजाई होती है, कहीं भी आप लोग कैरी करके ले जा सकते हो। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना आप लोग। हाँ सर, एड्रेस पे भेज देना सर, ले लूँ उसके बाद। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये चलिए साहब, तो ये अच्छे से आप लोग ध्यान रखना। पाव रजाई बिल्कुल पतली सी रजाई होती है, जयपुर की बड़ी फेमस है ये अपने पाव रजाई। फिर लोई को छोड़ते हैं अपन, मलमल को छोड़ते हैं। ये इतना सा याद रखना, लोई ऊनी कंबल होती है। नापा सर बीकानेर की आपके लोई बड़ी फेमस है, ओढ़ते हैं ना अपन लोग लोई वगैरह, तो पता है आपको। मलमल एकदम मखमल की तरह कपड़ा आता है। मथानिया जोधपुर का फेमस है, ये चीजें याद रखना। फिर पेचवर्क क्या होता है, पेचवर्क आपके शेखावाटी का बड़ा फेमस है रे। अगर पेचवर्क के बारे में बात करता हूं तो पेचवर्क आपके कहाँ का फेमस है, तो ये जो पेचवर्क है ये आपके शेखावाटी का बड़ा फेमस है भाई साहब। ठीक है ना। ये देखो जैसे अपन नहीं होता, बच्चे को आप लोग क्या करते हैं भैया, अपने जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उस छोटे बच्चे को, और हम लोग ध्यान रखना, ये आपके पेचवर्क है, ये पेचवर्क। छोटे बच्चे को अपन गूदड़ी नहीं बनाते घर में, गूदड़ी बनाते हैं, आप लोगों ने कभी देखा होगा। घर में गूदड़ी नहीं बनाते, घर में जो कपड़ा होता है उसको उसमें लगा लुगू के सिल लेते हैं अपन, वही तो ये हो जाता है आपके पेचवर्क। अगर आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। ये देखो, ये गूदड़ी होती है ना, जितने घर में अनाप शनाप कपड़े होते हैं सबको इसमें लगा लेते हैं। बच्चे का टोपा तक बनाते हैं अपन इसके अंदर। कभी आप नोटिस करना कि पेच वर्क के अंदर बच्चा जो टोपा ओढ़ता है ना, वो जो आपके इस प्रकार का जो टोपा होता है बच्चे का, ठीक है ना, ये जो अपने बच्चे टोपे ओढ़ा करते हैं, यूं डोरी सी निकली रहती है ना, आपने कभी देखा होगा। इस टोपे में दुनिया के सारे रंग मिल जाएंगे आपको। अगर आप नोटिस करेंगे ना, इस टोपे के अंदर आपको दुनिया के सारे रंग मिल जाएंगे, ध्यान रखना। ऐसा जोरदार ये टोपा होता है आपके। आई बात समझ में। जैसे आप लोग देखो, इसमें आपको रेड भी मिल जाएगा रे। घर में जो कपड़ा पड़ा है ना वो सारा इसके अंदर आ जाएगा आपके। और तो आप दूसरी बात छोड़ो, बोले घर में जो भी आपके कपड़ा पड़ा होगा ना, वो सारे रंग आपको इसके अंदर भरे हुए मिल जाएंगे अपने। ठीक है ना। ऐसा एक सतरंगी बच्चा तैयार कर देते हैं अपन। ठीक है ना, क्या करते हैं, सतरंगी बच्चा तैयार कर लेते हैं भैया। ऐसा एक टोपा अपन बना लेते हैं बच्चे का। आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो यही आपके क्या कहलाता है, यही आपके पेचवर्क कहलाता है। समझ गए। हाँ, सोए भी हैं गूदड़ी पर बच्चा, और वो कहते हैं ना भाई गूदड़ी बिछा दो इसके नीचे, ठीक है ना, वो बाथरूम वाथरूम कर देता है तो गूदड़ी वगैरह बिछा लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये बच्चे का जो टोपा होता है ना, ये भी कहीं ना कहीं आपके पेच वर्क का ही उदाहरण होता है। फिर आ जाओ आप मिरर वर्क। मिरर वर्क जो अपने ये लुगाइयाँ जो होती हैं, लुगाइयाँ क्या करती हैं, ये लुगाइयाँ अपने और साड़ी वगैरह नहीं होती, उन साड़ी पर, चुन्नी पर और अपने सूट पर क्या लगा लेती है, कांच के टुकड़े लगा लेती हैं, जिससे अपने को दिक्कत होती है रे। ठीक है ना, शादी ब्याह में जाते हैं, वो लाइट उस पर पड़ती है, उसका पूरा फोकस अपने पे आके पड़ता है। आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना, उससे अपने को बड़ी दिक्कत भी तो होती है, तो ये ध्यान रख लेना। तो अब देखो मिरर वर्क आपके कैसा होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिरर वर्क के बारे में अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं कि मिरर वर्क आपके कैसा होता है, तो वो आप लोग देखिएगा। ये लो साहब, ये आपके मिरर वर्क है। ठीक है ना, ये आपके कौन सा वर्क है, मिरर वर्क। मिरर वर्क ही देखना केवल तुम, हाँ, ये ध्यान रख लेना। हाँ, ये आपके मिरर वर्क हो जाएगा।
ये मिरर वर्क आप देखो, इसके सूट पे छोटे 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 कांच के टुकड़े लग रहे हैं भैया, ये आपके क्या हो जाता है, ये आपके मिरर वर्क है। आई बात समझ में? ये सूट पर आप जो देख रहे हो ना पूरे पर कांच के टुकड़े लग रहे हैं, तो ये आपके मिरर वर्क हो जाता है। ध्यान रखना आप लोग अच्छे से, समझ गए मेरी बात को? ठीक है ना? तो ये आपके क्या होता है भाई, तो इसको अपन लोग बोलते हैं मिरर वर्क। ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको अपन? तो इसको हम लोग बोलते हैं भैया मिरर वर्क। समझ गए होंगे आप मेरी बात को वैसे तो। ठीक है, ये आपके कौन सा वर्क है, ये आपके मिरर वर्क हो जाएगा। हाँ चलिए साहब, बिल्कुल रिफ्लेक्शन। फिर आता है आपके खेसले। अब खेसले क्या होते हैं, अपने सर्दियों में ओढ़ने के काम आते हैं भैया खेसले। ये खेसले क्या होते हैं, अपने सर्दियों में ओढ़ने के काम आते हैं। देखो आप लोग, ये आपके खेसले हैं। सर्दियों में मतलब कि जैसे थोड़ी बहुत सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है तब की बात कर रहा हूँ, तब अपने ऐसी चादरें ओढ़ने लग जाते हैं ना घरों के अंदर, इसको अपन क्या बोलते हैं, खेसले बोलते हैं। समझ गए मेरी बात को? हाँ सर लेंगा तो मस्त है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ। हाँ चलिए साहब, तो ये जितने भी मैंने आपको बताए ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आपके बुनाई कला के अंदर आते हैं। कौन सी कला में आएंगे, बुनाई कला में। अब बुनाई कला के अंदर ही देखो आप लोग, एक दो बातें और बताता हूं। जैसे अपने पास में एक साड़ी आती है जिसका नाम है कोटा डोरिया, नाम तो सुना ही होगा रे, बड़ी फेमस साड़ी है कोटा डोरिया। एक नाम आ जाएगा आपके मसूरिया साड़ी। कौन सी साड़ी आएगी भाई, एक तो कोटा डोरिया साड़ी आ जाएगी, एक आपके मसूरिया साड़ी आ जाएगी। ध्यान रखना, ये लो साहब कोटा डोरिया साड़ी, ये मसूरिया साड़ी, और एक आपके आ जाएगी टसर। ये टसर भी एक प्रकार से है रेशम की साड़ी, टरस नहीं रे टसर। ये टसर भी आपके एक प्रकार से क्या है भैया, तो ये टसर भी आपके एक प्रकार से रेशम की साड़ी है। तो ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखना, ये टसर भी आपके रेशम की साड़ी है। पहले तो इनके बारे में बात कर लेते हैं कि कोटा डोरिया साड़ी कहाँ की फेमस है। तो भैया कोटा डोरिया साड़ी आपके कैथून कोटा की फेमस है, जरूर याद रखना आप लोग। पहली बात, मसूरिया साड़ी आपके दो जगह की फेमस है, एक तो मांगरोल 12। कहाँ की भैया, एक तो मांगरोल 12 की फेमस है और एक कैथून कोटा की फेमस है। और ये जो रेशम की साड़ी है ये 3 जगह की फेमस है भैया। एक तो आपके ये फेमस है आपके कोटा, कोटा में तो तीनों ही आ गए ना, मतलब एक आपके बांसवाड़ा ले लेते हैं, कोटा बांसवाड़ा और उदयपुर। अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए टसर की खेती के लिए उदयपुर फेमस है। ठीक है ना? हाँ चलिए साहब बहुत बढ़िया, कोटा बांसवाड़ा और उदयपुर, ये अच्छे से आप लोग ध्यान रख लेना भैया। ठीक है ना सर? ये लहंगा 50,000 के आसपास रेंज का आता है। अच्छा तुम्हें ये पता है? हाँ जी चलिए साहब, तो ये ध्यान रखना, लड़की ने भी मिरर वर्क अच्छा किया हुआ है। हाँ सही बात है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, कोटा बांसवाड़ा और उदयपुर। और एक पेपर में मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई ये जो रेशम प्राप्ति के लिए कौन सा वृक्ष लगाया जाता है, यहाँ पर शहतूत देने की जरूरत नहीं है। रेशम प्राप्ति के लिए कौन सा वृक्ष लगाया जाता है, तो रेशम प्राप्ति के लिए आपके अर्जुन वृक्ष लगाया जाता है। कौन सा, अर्जुन वृक्ष लगाते हैं, ध्यान रखना, आपके रेशम प्राप्ति के लिए। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर? ये काम खत्म, ये अपना क्या हो जाता है, काम खत्म हो जाता है इसका। अब कोटा डोरिया पर तो थोड़ी सी बात बनती है, कोटा डोरिया अपने से एग्जाम में भी लिखवा सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। समझ में आ गई बात यहाँ पर? तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इस कला के अंदर आपके, मतलब ये कला आपके कौन लेकर के आए थे। ध्यान रखना, तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, अपने जो कोटा है ना, उस कोटा के एक प्रधानमंत्री थे, कोटा के प्रधानमंत्री थे, और कोटा के प्रधानमंत्री का नाम था जालिम सिंह झाला। अरे जोरदार आदमी था ये जालिम सिंह झाला, बड़ा स्वामी भक्त था भैया। ठीक है ना? कभी जब इतिहास पढ़ेंगे तब इसकी स्टोरी के अंदर जाएंगे अपन, तो ये आपके जालिम सिंह झाला था। तो इस जालिम सिंह झाला के आग्रह पर, जालिम सिंह झाला के आग्रह पर आपके कौन आया था, तो इसके आग्रह पर आपके हैदराबाद से, कुछ मैसूर बता देंगे भैया, हैदराबाद, या अपन बात कर लेते हैं कहाँ पर, कोई लोग कहते हैं कि भाई कहाँ से आए थे, मैसूर से आए थे, दोनों में से कुछ भी। हाँ लेकिन मुख्यतः ध्यान रखना, मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके हैदराबाद। समझ में आ गई बात यहाँ पर? हाँ बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना, मैसूर से किसको लेकर के आए थे, मंसूर अहमद को अपने साथ लेकर के आए थे। आई बात समझ में? तो कोटा के प्रधानमंत्री जालिम सिंह झाला के आग्रह पर हैदराबाद से, और कौन आए आपके, मंसूर अहमद, मंसूर अहमद। तो ये आपके कहां पर आए थे, मंसूर अहमद आपके कोटा आए, मंसूर अहमद आपके कोटा आए थे। और जब ये आपके मंसूर अहमद कोटा आए थे ना, वहीं से आपके कौन सी साड़ी बनना शुरू हो गई थी, इसीलिए आपके इस कला को मसूरिया भी कहते हैं। तो ये हालांकि दोनों टाइप अलग होते हैं, लेकिन ध्यान रखना आप लोग, कोटा डोरिया और मसूरिया लगभग दोनों को एक ही रूप में माना गया है।
आई बात समझ में? तो ये आपके इनको लेकर के आए थे और इन्होंने आपके इस कोटा डोरिया साड़ी का काम प्रारंभ किया था। समझ में आ गई बात यहाँ पर? इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर चौकोर डिजाइन ज्यादा बनती है। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना। तो इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर आपके मोस्टली वसुंधरा राजे सिंधिया की तो बड़ी प्रिय साड़ी है, तो इसके अंदर आपके चौकोर डिजाइन आपको देखने को मिलेगी और चौकोर डिजाइन एवं और आकर्षक रंगों, बढ़िया शानदार रंगों वाली साड़ी होती है। हाँ, आकर्षक रंगों वाली साड़ी। ऐसा कहते हैं कि 300 चौकोर खाने होते हैं इसके अंदर, हालांकि सब पर आजकल तो नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा रूल है एक तरीके से कि 300 खाने बनेंगे। और इस कोटा डोरिया साड़ी को आपके क्या मिला हुआ है? जीआई टैग भी प्राप्त है। इसको भी आपके क्या मिला हुआ है? कोटा डोरिया साड़ी को आपके जीआई टैग भी प्राप्त है। और कोटा डोरिया साड़ी होती कैसी है सर? तो बड़ी आसान सी बात है कि कोटा डोरिया साड़ी आपके कैसी होती है। सभी इधर ध्यान देना भाई कि भैया कोटा डोरिया साड़ी आपके होती कैसी है, अभी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन केवल कोटा डोरिया पर ही ध्यान दें। ये भी मैं आपको पहले ही कह देता हूं कि केवल और केवल किस पर ध्यान देना है? कोटा डोरिया पर ही ध्यान देना है। जो साड़ी है ना उसी को देखना केवल। समझ गए मेरी बात को? ये जो साड़ी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, यही आपके कौन सी साड़ी है? तो यही आपके कोटा डोरिया साड़ी है, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपके कौन सी साड़ी हो जाएगी? तो ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपके कोटा डोरिया साड़ी है भैया। समझ गए होंगे आप मेरी बात को यहाँ पर, है ना? ठीक है, ये आप लोग कोटा डोरिया साड़ी आपके यहाँ पर हो जाएंगी। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, इनमें ब्लॉक्स बने हुए हैं, प्रिंटिंग, ये जो डिजाइन है ये सब आपके कोटा डोरिया साड़ी के अंदर आती है। हाँ, हमारी साड़ी का काम आरंभ किया था वो तो ठीक है, पर अब साड़ी है कहाँ सर? अच्छा जी, हाँ जी, तो ये आपकी कोटा डोरिया साड़ी हो जाएगी। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है? हाँ, जालिम सिंह झाला के टाइम पर, जालिम सिंह झाला के टाइम पर आपके ये काम शुरू हुआ था, ये भी याद रखना। फटाफट से इसको क्लियर करो। हाँ जी, एनी डाउट? कोई दिक्कत? तो ये अपने, और जो आपके बुनाई वाला काम था ना, वो बुनाई वाला काम भी मैंने यहाँ पर क्या बता दिया आपको? पूरा बता दिया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो अपने पास में एक आ जाती है आपके चित्रांकन हस्तकला। नेक्स्ट अपने पास में अगला पॉइंट आता है भैया। अगला पॉइंट अपने पास में कौन सा आ जाएगा? चित्रांकन हस्तकला। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग जरूर, मतलब जो जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो सारे के सारे पढ़ते जाना। तो ये चित्रांकन हस्तकला के बारे में बात करेंगे। मतलब अपने को क्या बनाने पड़ेंगे भैया? चित्र बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना? आई बात समझ में? अपने को क्या करने पड़ेंगे? चित्र बनाने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। अब जब चित्र बनाने पड़ेंगे तो देखो आप लोग, इसके अंदर सबसे पहले मैं जो यहाँ पर बात करूंगा वो आपके आ जाएगा फड़ चित्रांकन। सबसे पहले जो मैं यहाँ पर बात करूंगा वो आपके क्या आ जाएगा? फड़ चित्रांकन। सबसे पहले अपन फड़ चित्रांकन पर ही बात करेंगे भैया। नंबर 1 आपके क्या आ जाता है भैया? फड़ चित्रांकन आपके आ जाएगा। ठीक है, फड़ बनाने के बारे में अपन बात करते हैं। तो फड़ बनाने के लिए सबसे पहले तो, हाँ जी, तो देखो आप लोग, फड़ चित्रांकन के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि ये फड़ चित्रांकन का काम कहाँ का फेमस है। पहले तो भीलवाड़ा लिखना पड़ता था रे, अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान रखना, शाहपुरा का कौन सा परिवार इसके लिए फेमस है? तो शाहपुरा का जोशी परिवार इसके लिए फेमस माना गया है। कौन सा परिवार? तो शाहपुरा का जो जोशी परिवार है ना, वो आपके फड़ चित्रांकन के लिए फेमस माना गया है। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रख लेना। अब बोले सर फड़ होती क्या है? तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए अपने को चाहिए होता है कपड़े का पर्दा, ध्यान रखना। और कपड़े के पर्दे पर, कपड़े के पर्दे पर हमारे कोई भी लोक देवता या फिर विषय वस्तु, कपड़े के पर्दे पर लोक देवता या विषय वस्तु का जो चित्रण किया जाता है, लोक देवता के तो जीवन का चित्रण करते हैं। ध्यान रखना, मैंने वर्णन नहीं लिखा है, वर्णन हमेशा लिखा जाता है। और यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो क्या है? आपके चित्रण।
ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग क्या देखेंगे कि लोक देवता के जीवन, या फिर मैं कह सकता हूं कि किसी विषय वस्तु का चित्रण किया जाता है, जीवन या फिर विषय वस्तु का चित्रण किया जाता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फड़। क्या बोलते हैं उसको अपन, उसको हम लोग फड़ बोलते हैं। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना भैया। हाँ जी, तो देखो आप लोग इधर ध्यान देना। आप लोग एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि अपने पास में एक फड़ आती है जिनका नाम है पाबू जी की फड़, तो थोड़ा सा आप लोग देखना कि यहाँ पर पाबू जी की फड़ के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो ये जो अपन देख पा रहे हैं ये अपने पास पाबू जी की फड़ है भैया। ये जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये अपने पास में किसकी फड़ हो जाएगी, तो ये जो अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं ये अपने पास में पाबू जी की फड़ है। जरूर इधर अच्छे से ध्यान दे लेना आप लोग कि भाई अपने को पता होना चाहिए कि भाई फड़ होती क्या है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तब ज्यादा नहीं तो ये जो मैं ड्राइंग बता रहा हूँ ना, ये ड्राइंग ही आपके काम आ जाएगी वहां पर। ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन ये ड्राइंग ही आपके काम आएगी कि भैया आपके कपड़े के पर्दे पर लोक देवता के जीवन का चित्रण क्या कहलाता है। तो कपड़े के पर्दे पर लोक देवता के जीवन का चित्रण फड़ कहलाता है। इस पर देखो आप लोग बाबू जी के जीवन से संबंधित आपके चित्र बने हुए हैं। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना। तो बाबू जी के और आपके पूरे जीवन से संबंधित क्या बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखो आप लोग यहाँ पर, अब इसके अंदर अपने को क्या पता होना चाहिए कि ये जो फड़ चित्रांकन है, ये जो फड़ चित्रांकन का काम है, इसके बारे में क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली बात, ये फड़ चित्रांकन का जो चित्रकार होता है उसको अपन कहते हैं चितेरा। छोड़ो खैर उसको भी बात, लेकिन ये ध्यान रख लेना फड़ चित्रांकन का प्रमुख कलाकार कौन माना गया है। इसका जो प्रमुख कलाकार माना गया है वो प्रमुख कलाकार किसको माना गया है, तो वही चीज आप लोग ध्यान रखना। इसका जो प्रमुख कलाकार है वो है श्रीलाल जोशी। सबसे पहले तो यही प्रश्न याद रख लेना आप लोग, कौन हो जाएगा भाई, तो श्रीलाल जोशी को प्रमुख कलाकार माना गया। और ये जो श्रीलाल जोशी हैं इनको इसी कला के लिए 2006 के अंदर एक पुरस्कार भी मिला था, और वो कौन सा पुरस्कार था, पद्मश्री पुरस्कार। इधर जो मैं पाबूजी की फड़ के बारे में बात कर रहा हूं ना, ये पाबूजी की फड़ आपके इन्हीं श्रीलाल जोशी ने बनाई थी। समझ में आ गई बात यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो चलिए साहब, फिर इसके बाद में देखो आप लोग प्रमुख कलाकार श्रीलाल जोशी। यहीं पर एक प्रश्न ये भी बनता है कि आपके भारत की प्रथम महिला फड़ चितेरी कौन। भारत की प्रथम महिला फड़ चितेरी, तो ये भी आपके क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत की प्रथम महिला फड़ चितेरी आपके कौन हो जाएंगी। तो भारत की प्रथम महिला फड़ चितेरी आपके और कौन बन जाएंगी भैया, तो ये ध्यान रखना पार्वती जोशी। भारत की प्रथम महिला फड़ चितेरी कौन हो जाएंगी, तो वो आपके पार्वती जोशी हो जाएंगी। जरूर याद रख लेना आप लोग, पार्वती जोशी भारत की प्रथम महिला फड़ चितेरी। ऐसे ही आजकल एक क्वेश्चन और बन रहा है, और वो क्वेश्चन आपके क्या बन रहा है कि अपने से पूछे कि विश्व प्रसिद्ध चितेरी कौन। ध्यान रखना आप लोग, अगर अपने से पूछता है कि विश्व प्रसिद्ध चितेरी कौन हो जाएंगी, तो अगर विश्व प्रसिद्ध चितेरी के बारे में बात करते हैं तो वो आपके कौन हो जाएंगी भैया, गोतली देवी। तो ये भी ध्यान रखना, विश्व प्रसिद्ध चितेरी के बारे में बात करता है तो आपके कौन आ जाएंगी, गोतली देवी एक नाम आपके आ जाता है। समझ में आ गई बात यहाँ पर। इसके अलावा भी और अन्य चित्रकार हैं, वो अपने आगे अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे ना वैसे वैसे अपने पास में आ जाएंगे। जो जैसे मैं आपको अन्य कलाकारों के अंदर अगर कुछ नाम बताऊं मैं आपको, तो देखो आप लोग यहाँ पर अन्य कलाकारों में एक तो शांतिलाल जोशी आपके आ जाते हैं। शांतिलाल जोशी का नाम इसके अंदर लिया जाता है। शांतिलाल जोशी के बाद में एक नाम आता है आपके दुर्गालाल जोशी। और भी बताऊंगा, कल्याण मल्ल जोशी, वो आपके क्या नाम से एक अभिषेक जोशी, महेश जोशी, इनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये सब आपके अपन बाद में जब फड़ के बारे में बात करेंगे ना और विस्तृत रूप में, अभी मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि फड़ होती क्या है। अभी जब मैं बताऊंगा कि किस किस की फड़ फेमस है उनमें सबके नाम आ जाएंगे। ऐसे ही देखो आप लोग, ये फड़ काम क्या आती है भैया, तो ऐसा कहते हैं कि मनौती पूर्ण होने पर, ठीक है ना, आपने कुछ मांगा, मनौती पूर्ण होने पर, ठीक है ना, रात्रि में आपके क्या किया जाता है, मनौती पूर्ण होने पर रात्रि में फड़ का वाचन करवाया जाता है। यहां पर आप लोग ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, एक एक चीज को सुनना
कि मनौती पूर्ण होने पर हम भगवान के पास में गए, हे भगवान मेरा फला एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, मैं आपकी फड़ का वाचन करवाऊंगा। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि मनौती पूर्ण होने पर आपके रात्रि में, सुनना आप लोग, रात्रि में फड़ का क्या करवाया जाता है, वाचन। तो ये भी याद रखना, फड़ का क्या होता है, वाचन होता है। और अगर मैं यहां पर बात करूं कि जो वाचन करने वाला है, जो वाचन करने वाला है उसको क्या कहते हैं, तो वाचन करने वाला जो होता है उसको अपन कहते हैं भोपा। वाचन करने वाला जो होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वाचन करने वाले को हम लोग कहते हैं भोपा। ये भी याद रखना, जो फड़ का वाचन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भोपा। जैसे पाबूजी की फड़ का वाचन करने वाला नायक जाति का भोपा हो जाएगा, या आयड़ जाति का या भील जाति का हो जाएगा। रामदेव जी की फड़का वाचन करने वाला कामड़ जाति का भोंपा हो जाएगा। तो जो फड़का वाचन करता है ना, उस वाचन करने वाले को अपन क्या बोलते हैं, उस वाचन करने वाले को हम लोग भोंपा बोलते हैं। जरूर याद रखना आप मेरी इस बात को भी। लेकिन अभी जैसे 4 महीने देवता सो जाते हैं ना, जब 4 महीने देवता सो जाते हैं तो उसके अंदर आपके यही बात निकल करके आती है कि चातुर्मास में फड़का वाचन नहीं होता है। ये भी याद रखना कि चातुर्मास में फड़का वाचन नहीं होता। जो चातुर्मास देवता सो जाते हैं उसमें फड़का वाचन नहीं होता है। तो ये भी याद रखना, पूरा रीति रिवाज हम लोग फॉलो करते हैं कि चातुर्मास के अंदर आपके फड़का वाचन नहीं होता। ऐसे ही ध्यान रखना, मतलब अश्विन जी ऐसा कहा जाता है कि देवी देवताओं के इसमें फड़ का जब वाचन होता है ना, उसमें गायन वगैरह सब चीजें आपके आती है, इसलिए वो कार्य रात्रि में ही होता है। ठीक है ना, वो कार्य रात्रि में, गायन संगीत वगैरह देखने लोग रात्रि में ही आते हैं। तो रात्रि में इन्होंने भाई सारे काम वाम खत्म कर करा करके हम लोग शाम के समय, रात्रि के समय बैठ करके फड़ का वाचन करेंगे। भैया समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रख लेना। अगर फड़ कहीं से फट जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं, पुष्कर तालाब के अंदर प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ये भी एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि फड़ के जीर्ण शीर्ण होने पर, आई बात समझ में? मैंने क्या बोला यहाँ पर कि भाई आपके फड़ कहीं से कट फट गई है तो फड़ के जीर्ण शीर्ण होने पर और आपके पुष्कर तालाब में इसको क्या कर दिया जाएगा, तो ये जो फड़ है इसको आपके पुष्कर तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि फड़ जो है उसके जीर्ण शीर्ण होने पर आपके इसको क्या किया जाएगा भैया, पुष्कर तालाब में इसको प्रवाहित कर दिया जाएगा। तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं कि फड़ कहीं से फट जाती है, खंडित हो गई एक तरीके से, ठीक है ना, तो इसके बारे में भी कहा जाता है कि फड़ के जीर्ण शीर्ण होने पर इसे कौन से तालाब के अंदर, तो ये ध्यान रखना, इसे पुष्कर तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसे पुष्कर तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है। और जब इसे पुष्कर तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं भैया, तो पुष्कर तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है जिसे फड़ ठंडी करना कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फड़ ठंडी करना कहते हैं। तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखना, जिसे फड़ ठंडी करना कहा जाता है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग फड़ ठंडी करना कहते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ पर? तो ये भी आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद में हमारे राजस्थान के अंदर कौन कौन सी फड़ प्रसिद्ध हैं वो भी तो अपने को पता होनी चाहिए। ये तो अपन ने फड़ का बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखा है। अब अपने को ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान के अंदर कौन कौन सी फड़ प्रसिद्ध हैं। तो वो भी आप लोग देखिएगा यहाँ पर कि हमारे राजस्थान के अंदर कौन कौन सी फड़ फेमस है। तो इसके अंदर अपन एक डायग्राम यहाँ पर मेंटेन कर लेते हैं कि भाई किसके बारे में अपने को क्या क्या पढ़ना है, वो यहाँ पर अपने आ जाएगा। तो नंबर 1 ये तो अपने पास में एक फड़ आ जाएगी जिसके बारे में भी अपने को बात करना है। ये फिर नंबर 2 अपन बात कर लेते हैं और फिर अपने पास में नंबर 3। चलिए साहब, तो देखो आप लोग यहां पर सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो किसकी फड़ के बारे में बात करूंगा, तो सबसे पहले यहां पर मैं पाबूजी की फड़ के बारे में बात करता हूं कि पाबूजी की फड़ के बारे में क्या क्या प्रश्न बनते हैं। फिर जो मैं बात करूंगा वो आपके रामदेव जी की फड़ के बारे में बात करूंगा कि रामदेव जी की फड़ को लेकर के क्या क्या प्रश्न बनते हैं भैया। रामदेव जी की फड़ के बाद में जो मैं बात करूंगा वो आपके आ जाएगी किसकी, देवनारायण जी की फड़। किसके बारे में बात करेंगे, फिर अपन यहाँ पर देवनारायण जी की फड़ के बारे में बात करेंगे। तो एक एक के बारे में अपन लिखते चले जाएंगे तो अपना काम यहाँ पर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो आप लोग यहाँ पर, हाँ जी बिल्कुल, रामलला कृष्णलला की फड़ वो मैं सब बताऊंगा ना, अपवाद भी तो होते हैं कुछ, तभी तो मैं ये सारा चीजें आप लोगों को यहाँ पर बना के बता रहा हूँ भैया, नहीं तो मुझे क्या जरूरत इनके बारे में इतना बताने की। तो देखो आप लोग,
प्रश्न कहाँ से आ जाए कोई पता नहीं रहता एग्जाम के अंदर। आजकल तो आप जिस तरह की स्थितियां देख पा रहे हैं तो प्रश्न आपके पता ही नहीं कहाँ कहाँ से उठा उठा के दे देता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा याद रखना भैया। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा पाबूजी की फड़। सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई लोकप्रिय फड़ है तो वो किसकी मानी जाती है, तो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ आपके पाबूजी की मानी जाती है। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखना, हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय फड़ किसकी है, पाबूजी की, पहली बात। दूसरे नंबर पर इधर देखो आप लोग, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ये जो पाबूजी की फड़ है, इस पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करता है भैया, ये पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करता है, तो मैंने आपको कहा था नायक जाति करती है। नायक नहीं तो आयड बता देना, आयड भी ऑप्शन में नहीं हो तो भील, ये प्रायोरिटी बेसिस है, नायक फिर आयड फिर भील, ध्यान रखना। तो नायक भील जाति के भोपों द्वारा क्या किया जाएगा, वाचन किया जाएगा। भोपों द्वारा क्या किया जाता है भैया, वाचन किया जाता है। और कोई बात सर, बिल्कुल और कोई बात भी आएगी। वाद्यंत्र कौन सा बजेगा जब वाचन किया जाएगा, तो मेरे भाई वाद्यंत्र कौन सा बजेगा, रावण हत्ता, ये भी ध्यान रखना, रावण हत्ता वाद्यंत्र बजेगा, ठीक है ना। तो फिर ये भी याद रखना कि भैया इसका चितेरा कौन है, भाई जो चित्र बनाने वाला है वो कौन है, तो इसका जो चितेरा है ना उसका नाम पता है क्या हो जाएगा, वही तो अभी मैंने आपको बताया था, श्रीलाल जोशी। अगर इसके चितेरे के बारे में बात करता हूं तो चितेरा कौन हो जाएगा आपके, श्रीलाल जोशी इसका चितेरा हो जाएगा। डेड सॉल, ये चार बातें याद रखना, चार बातों में चौका लग जाएगा सीधे, ठीक है ना। लोकप्रिय है, नायक जाति इसका वाचन करती है, रावण हत्ता बजाते हैं, श्रीलाल जोशी इसके वो हैं। रामदेव जी की फड़ में देखो आप लोग, बताया था मैंने, कामड़ जाति के भोंपों द्वारा वाचन, कौन सी जाति, कामड़ जाति, तो ये ध्यान रखना आप लोग, कामड़ जाति के भोंपों द्वारा वाचन किया जाता है, कामड़ जाति के भोंपों द्वारा क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है, सबसे पहली बात। और दूसरा, इनके वाचन के अंदर कौन सा वाद्यंत्र बजेगा भैया, तो इनके वाचन में जो वाद्यंत्र बजता है उसका नाम भी क्या है, रावण हत्ता। तो दिमाग ही नहीं लगाना, लो साहब पाबूजी रामदेव जी दोनों में रावण हत्ता। चित्रकार कौन है भैया, मतलब कि चित्रकार बोले तो चितेरा कौन है, तो इनके चितेरे के बारे में बात करते हो तो इनका चितेरा हो जाएगा आपके चौथमल चितेरा, चौथमल ध्यान रखना आप लोग, ये लो साहब काम ही खत्म, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखो आप लोग देवनारायण जी की फड़। अब देवनारायण जी की फड़ का वाचन आपके कौन करते हैं, तो बगड़ावत गुर्जर जाति के भोंपे, ठीक है। हाँ जी, कुशवंत जी किसका एग्जाम दे रहे हो ये बताओ पहले, तो ये ध्यान रखना आप लोग, तो किसका हो जाएगा आपके, बगड़ावत गुर्जर जाति के भोंपों द्वारा, ठीक है। बगड़ावत गुर्जर जाति के भोंपों द्वारा वाचन किया जाता है, बगड़ावत गुर्जर जाति के भोंपों द्वारा वाचन किया जाता है। एक तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखना। और जब वाचन किया जाता है तो यहाँ पर वाद्यंत्र कौन सा बजता है, चेंज होगा ना यहाँ पर, जंतर। आपको लोक देवताओं में मैंने बताया था कि जब वाचन किया जाएगा तो कौन सा वाद्यंत्र बजेगा, जंतर वाद्यंत्र बजेगा, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में आप लोग देखो देवनारायण जी की फड़ के बारे में, सबसे प्राचीन फड़ है, बताया था मैंने आपको कि अगर अपन बात करते हैं तो सबसे प्राचीन फड़ किसकी है, तो सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण जी की है भैया। फिर दूसरे नंबर पर बात करते हैं, सबसे लंबी फड़ भी यही है, कपड़े के पर्दे पर है ना, तो सबसे लंबी फड़ भी आपकी यही हो जाएगी। अब भैया लंबी है तो चित्र बनाने के लिए स्पेस भी आपको ज्यादा मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखना। सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ भी आपकी यही हो जाएगी, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ भी आपकी यही हो जाएगी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। समझ में आ गई बात, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़। फिर सबसे छोटी फड़ भी यही है, बोले सर मजाक मत करो सर, लंबी भी बता रहे हो और सबसे छोटी भी बता रहे हो। भैया लंबी तो कपड़े के पर्दे पर है और जो छोटी है वो डाक टिकट पर है, ध्यान रखना। वो किस पर है, डाक टिकट पर है। तभी तो मैं कहता हूं कि भाई अपने राजस्थान के अंदर एकमात्र फड़ है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ, एकमात्र फड़ जिस पर आपके क्या, तो एकमात्र फड़ है जिस पर आपके डाक टिकट जारी हुआ था। जरूर याद रखना मेरी बात को, एकमात्र फड़ जिस पर क्या जारी हुआ आपके, तो एकमात्र फड़ जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। और आप लोगों को पता होना चाहिए कब जारी हुआ था भैया, 2 सितंबर 1992। 2 सितंबर 1992 को कितने रुपए का जारी हुआ था, 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। समझ गए मेरी बात को, बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर। तो भैया 15 डेडलाइन है आपके, है ना, 15 तारीख आपकी डेडलाइन है भैया, आई बात समझ में, ये ध्यान रखना। चलिए अब इसके बाद में आप लोग देखिएगा, इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो अभी मैंने आपको कुछ और फड़ भी तो बताई हैं,
तो देखो इसके बाद में अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आपके और कौन सी फड़ यहां पर आ जाती है, तो वो भी आप लोग देख लीजिए भाई। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो एक आपके आती है भैंसासुर की फड़। किसकी फड़ आ जाएगी? भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़ अगर अपन पढ़ लें तो फिर अपने पास में आती है कृष्णदला रामदला की फड़। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना आप लोग, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी बना सकता है। कृष्णदला रामदला की फड़, ठीक है, कृष्णदला रामदला की फड़। तो दूसरे नंबर पर अपन इसके बारे में बात करेंगे, कृष्णदला रामदला की फड़। समझ गए? तो ये ध्यान रख लेना, कृष्णदला रामदला की फड़ के बारे में बात कर लेते हैं। कृष्णदला रामदला की फड़ के बाद में लो साहब, आप लोगों को लगेगा ये भी कोई फड़ होती है क्या? अब भैया बना दी तो मैं क्या करूं भाई साहब? अमिताभ बच्चन की फड़। अब बना दी तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर? अमिताभ बच्चन की फड़। लो साहब ये भी बनकर तैयार है आपके। अमिताभ बच्चन की फड़ के बाद में अगर मैं बात करूं तो आपके एक तो आ जाती है कोरोना की फड़, ठीक है ना। किसकी फड़ आ जाएगी आपके? कोरोना की फड़ आ जाएगी, ध्यान रखना आप लोग। और कोरोना की फड़ के बाद में आपके और एक आएगी टोक्यो ओलंपिक की फड़। कौन सी आ जाएगी आपके? टोक्यो ओलंपिक की फड़। हालांकि बनाने को तो और भी फड़ बनाते हैं, लेकिन जो फेमस है उनके बारे में बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक की फड़। तो बताओ अब आप लोग, इन पर भी आपके क्या बन जाते हैं भाई? तो इन पर भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इनके बारे में ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो देखो आप लोग यहाँ पर सबसे पहली बात, भैंसासुर की फड़। तो भैंसासुर की फड़ की बात क्या है? वाचन नहीं होता बल्कि पूजा होती है, इतना सा ध्यान रखना। जितनी भी फड़ है उन सब का क्या होता है? वाचन होता है, लेकिन इसका वाचन नहीं होता बल्कि इसकी पूजा होती है। कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर जाति, ठीक है ना, अब तो खैर जमाने बदल गए इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं, कि कोई पर्टिकुलर जाति और चोरी करने से पूर्व इनकी पूजा करती है इस फड़ की। तो वाचन नहीं होता बल्कि क्या होती है भैया? पूजा होती है, ध्यान रखना, पूजा होती है। किसकी? भैंसासुर की फड़ की। रामदला कृष्णदला के फड़ के बारे में देखो आप लोग यहाँ पर, ठीक है ना। रामदला कृष्णदला की फड़ के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो वो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कि रामदला कृष्णदला की फड़ में पहली बात, ये आपके कहाँ की लोकप्रिय है? हाड़ौती। कहाँ की लोकप्रिय भैया? तो ये आपके हाड़ौती की लोकप्रिय है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये जो फड़ है ये आपके हाड़ौती की लोकप्रिय है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर बात क्या आती है कि दिन में वाचन होता है, सबका वाचन रात्रि में होता है, इसका वाचन कब होता है? दिन में वाचन होता है, ध्यान रखना। और दूसरी एक और सबसे जरूरी बात है कि बिना वाद्यंत्र के वाचन होता है। कमेंट करके बताओ, बिना वाद्यंत्र के किया जाने वाला नृत्य, फटाफट से बताइए, बिना वाद्यंत्र के किया जाने वाला नृत्य। देखता हूं किसका आंसर आता है भैया, फटाफट से बताइएगा। बिना वाद्यंत्र के किया जाने वाला नृत्य किस किस का आंसर आता है, वही मैं देखता हूं भाई, तुरंत बताइए, देखें आप लोग। बिना वाद्यंत्र के किया जाने वाला नृत्य, जब तक मैं बात करता हूं, ठीक है ना। ये जो अमिताभ बच्चन की फड़ है इसका चितेरा कौन है? विजयलाल जोशी। ध्यान रखना, विजय जोशी लिख देते हैं अपन। विजय जोशी ने आपके ये फड़ बनाई थी। और अगर बात करता हूं तो इसका जो वाचन है ना, वो सबसे बड़ी बात याद ध्यान रखना, अमिताभ बच्चन की जो फड़ है इसका वाचन न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था, मतलब अमेरिका में। इसका वाचन अमेरिका में किसने किया था? रामलाल भोपा था एक तो। इसका वाचन अमेरिका में रामलाल भोपा एवं पतासी भोपी द्वारा किया गया। पतासी भोपी, रामलाल भोपा एवं पतासी भोपी द्वारा किया गया। तो ये ध्यान रखना आप लोग। और फिर अगर बात करते हैं तो यहां पर वेरी गुड वालर, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। कोरोना की फड़ और टोक्यो ओलंपिक की फड़, इन दोनों को माना जाता है, जैसे सबसे प्राचीन फड़ किसकी है भैया? देवनारायण जी की। इनको माना जाएगा सबसे नवीन फड़। अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके सबसे नवीन फड़ है। और इनका जो चितेरा है वो है कल्याणमल जोशी। चितेरा कौन हो जाएगा आपके इनका? तो इनका जो चितेरा है वो है आपके कल्याणमल जोशी, बड़े फेमस है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए इन्होंने कोरोना की फड़ बनाई थी। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के कलाकारों के सम्मान के लिए और टोक्यो ओलंपिक की फड़ इन्होंने बनाई थी। आई बात समझ में? तो ये भी ध्यान रख लेना। इन्होंने एक फड़ भी बनाई है कृष्ण लीला की फड़। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो और एक और बढ़ा देता हूँ, इन्होंने ही आपके कल्याणमल जोशी ने ही कृष्ण लीला की फड़ भी बनाई थी, ठीक है ना। और ये जो कृष्ण लीला की फड़ है
ये प्रधानमंत्री आवास में रखी हुई है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये आपके एकमात्र ब्लैक एंड व्हाइट फड़ है, एकमात्र श्वेत श्याम, हिंदी में श्वेत श्याम लिखते हैं, वैसे अपन ब्लैक एंड व्हाइट लिखते हैं भैया। एकमात्र ब्लैक एंड व्हाइट फड़, आई बात समझ में, ब्लैक एंड व्हाइट फड़, एकमात्र श्वेत श्याम फड़ है ये आपके, जो कि कहाँ रखी हुई है, ये आपके कल्याणमल जोशी ने बनाई थी। ये भी किसने बनाई, तो ये भी आपके कल्याणमल जोशी द्वारा नरेंद्र मोदी जी को भेंट की गई। कल्याणमल जोशी द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भेंट की गई। आई बात समझ में। तो ये जितनी भी फड़ थी वो मैंने आपको यहां पर बता दी। एक बार फटाफट से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, तुरंत फटाफट से क्लियर कीजिएगा इसके बारे में भी आप लोग एक एक पॉइंट। हाँ जी, बात क्लियर है यहां पर। तो ये चीज अपने को याद रखनी है कि कौन सी चीज कहाँ की अपने फेमस है भैया। चलिए तो फिर अपन और आगे की बात करेंगे इसके बारे में। शुरू में जितनी भी बातें मैंने आपको बताई उन सब के बारे में आप लोग ध्यान रख लेना। और ये अपने जो फड़ की बात होती है वो फड़ की बात यहाँ पर क्या हो जाती है भैया, समाप्त हो जाती है। समझ गए मेरी बात को। और फड़ के बाद में जो अपन आगे की बातें करेंगे, कल अपन हस्तकला के अंदर जो मेन और जो बच रहे हैं ना, उन सब के बारे में बात करके इसे तो अपन समाप्त कर देंगे भैया। समझ गए मेरी बात को। चलिए तो आज अपन इतनी बात करते हैं, ठीक है, आज अपन इतनी बात करेंगे। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जय हिंद, जय भारत।